बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसकी सब जो निगाहें हैं वो मुल्तान जलसे पर मरकूज हो चुकी हैं। मुल्तान जलसा करने पर अपोजिशन बज़िद है, जबकि हुकूमत उसे रोकने के लिए हर हरबा भी आजमा रही है। मुल्तान जलसे में मरीम नवाज ने भी शिरकत का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ एक नई डेवलपमेंट जो हुई वो आसिफा भुट्टो की शिरकत के इम्कानात हैं। एक जानिब जब हुकूमत ये कह रही है कि कोरोना वायरस के सबब जलसे जुलूसों पर पाबंदी है, तो अपोजिशन का मुल्तान में जलसा करना किस बात का इंदिया हो सकता है, मुस्तकबिल में खदशात क्या हो सकते हैं, अपोजिशन की इस तैयारी पर और आसिफा भुट्टो की शिरकत पर सबसे पहले बात करेंगे। आज का पैनल हमारे साथ मौजूद है सीनियर साला मोहम्मद अजीम साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब, रोजनामा 92 न्यूज़ के एडिटर इस्लामाबाद राव खालिद साहब और एडिटर कराची सईद खावर साहब। आप तमाम आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। बिलावल भुट्टो की अदम मौजूदगी में आसिफा भुट्टो की शिरकत के इम्कानात और ऐलानात जो आ रहे हैं, क्या ये समझते हैं कि सिर्फ मुल्तान जलसे के लिए शिरकत होगी या फिर ये सिलसिला चल निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, ये जो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। अब लोग कुछ कह रहे हैं जी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्हें कोरोना है और वो वीडियो लिंक खताब कर लेंगे। तो देखें, जब बिलावल का वीडियो लिंक खताब हो गया, गिलगित बल्तिस्तान से भी तो हुआ था ना उनका वीडियो लिंक खताब, तो फिर तो उनकी नुमाइंदगी हो गई, ख़त्म हो गया मामला। अब एक नया जो चीज़ आई है आसिफा भुट्टो वाली। यासर, ये आपको बिल्कुल ये मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। आसिफा भुट्टो जो है वो उसे लाया जा रहा है और उसे हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं लाया जा रहा, उसे हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए नहीं लाया जा रहा, बल्कि आसिफा भुट्टो को लाया जा रहा है मरियम साहिबा के ख़िलाफ़। कि मरियम साहिबा जो है उनका तौर बिलावल नहीं थे, मरियम साहिबा का तौर जो है वो आसिफा भुट्टो को लाया जा रहा है कि बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनकी तस्वीर जो है वो आसिफा की सूरत में सामने लाई जाएगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर ये बड़ी क्लियर बहस चल रही थी कि मरियम नवाज़ जहाँ जाती हैं वहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो जाती है, वहाँ पर एक जमे गफ़ीर भी होता है और लोग एच देते हैं कि एक खातून लीडर है। तो ये क्रेडिट तो वो कहते हैं हमेशा पीपल्स पार्टी के पास रहा था। अब पीपल्स पार्टी के बाद ये क्रेडिट उसको जाना शुरू हो गया मुस्लिम लीग नून को। तो अब इस नई सूरत हाल में आसिफा भुट्टो को लाने का फैसला किया गया है कि आसिफा आएगी, जब आसिफा तकरीर करेगी, बोलेगी हुकूमत के ख़िलाफ़, बोलेगी अपनी पार्टी के हक़ में, लेकिन उसका मुकाबला मरियम से होगा। और जब मरियम से उसका मुकाबला होगा और जब जलसों में आसिफा और मरियम दोनों होंगी तो उसमें फिर जाले जो हैं वो मरियम का नारा नहीं, पहले भी नहीं लगाते थे, लेकिन आसिफा के नारे ऐसे लगेंगे कि मरियम का जो एक बहुत ज़्यादा हवा बनी हुई ना उसे कम करने की कोशिश की जाएगी। और ये आसिफा भुट्टो को जो है मरियम के मुकाबले में लाया जा रहा है। देखिए, मुल्तान में भी उसकी तकरीर के बाद, बिलावल की तकरीर के बाद तो ज़रूरत नहीं थी ना किसी की, वहाँ पर एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है उस जलसे में होंगे, 2 ऐसे मरकज़ी रहनुमा उस जलसे में होंगे। तमाम जो वहाँ पे तैयारियों का सिलसिला है वो पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी अपनी होम ग्राउंड पर, पीपल्स पार्टी अपने स्टेज पर चाहती है कि वहाँ पर मरियम की बजाय बिलावल अगर नहीं आते तो फिर आसिफा हो। तो आसिफा को मैं जो बड़ी खबर वो ये है कि आसिफा भुट्टो को मरियम के मुकाबले में तैयार किया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आसिफा जो है पंजाब में ज़्यादा लॉन्च होगी, पंजाब के अंदर, और पंजाब में ज़्यादा उससे जलसे मीटिंगें कराई जाएंगी और उसको रखा जाएगा सिलसिलों में कि जनाब ये आगे जाए। और जब आसिफा आएगी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आसिफा का मुकाबला श्री मज़ारी से तो नहीं हो सकता, आसिफा का मुकाबला अब फरदौसा शकावान से तो नहीं करा सकते। आसिफा वर्सेस मरियम होगा और ये मरियम का चाप ख़त्म करने के लिए, मरियम का ज़ोर तोड़ने के लिए और ये साबित करने के लिए कि खातून अगर कोई लीडर है तो वो पीपल्स पार्टी के पास है और वो लीडर जो है आसिफा की शक्ल में है और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनका सारा विजन लेकर चल रही है। ये मामला सामने है। राव साहब, आपको याद होगा, अगर माजी की बात करें, जब बिलावल भुट्टो अभी चेयरमैन नहीं बने थे तब ये बातें चल रही थी कि आसिफा भुट्टो जो है उनमें अक्स नजर आता है बीबी का, लेकिन बाद में बिलावल चेयरमैन बन गए, आसिफा भुट्टो सियासी मंजर से गायब हो गई। अब उनकी वापसी को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल यासर सही पॉइंट आउट किया। मैं भी यहीं से बात शुरू करना चाह रहा था कि आसिफा तो बहुत अरसे से उनका एज पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी का फेस जो है
उसके तौर पे उनका नाम चल रहा था, और ये इट्स मैटर ऑफ टाइम कि कब ये होता है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में ये पीडीएम का जलसा, ये सारी इनके कॉन्फ्रेंस वगैरह से पहले ये इस्लामाबाद में ईवानों में ये खबर चल रही थी कि दिसंबर में आसफा भुट्टो को एज अ पॉलिटिकल लीडर पीपल्स पार्टी के फेस के तौर पे लॉन्च किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस्लामाबाद में कहते हैं कि कोई खबर जो है ना वो अफवाह नहीं होती, वो उसका टाइम होता है दुरुस्त साबित होने का। इसलिए वो मेरा ख्याल है कि वो अफवाह जो थी या जो भी सीना गजर चल रही थी वो दुरुस्त साबित हो रही है। दूसरी बात, जहाँ तक ये किसके मुकाबले में किस हद तक उसको लॉन्च किया जा रहा है, ये बड़ा मैटर करती है चीज़। भले पीपल्स पार्टी के जहन में ये हो ना हो, लेकिन स्टेज के ऊपर जब मरियम होगी और साथ आसफा भुट्टो बैठी होगी तो वो यकीनन एक लोग देखने वालों के लिए एक कंपैरिजन ज़रूर होगा। फिर वो खिताब करेंगी, उसका एक कंपैरिजन ज़रूर होगा। यकीनन पीपल्स पार्टी की बहुत इंटेलिजेंट मूव है और बड़ी टाइमली मूव है, और मेरा ख्याल उनका जो प्लान्स थे उसमें ये ऑलरेडी शामिल था। इसलिए मुल्तान का जलसा एक एक्सक्यूज़ मिल गया बिलावल भुट्टो के कोरोना की वजह से कि मुल्तान के जलसे में उनको लॉन्च किया जा रहा है। और उनका लॉन्चिंग का मतलब ये, जैसे आपने भी कहा, कि वो एक पीपल्स पार्टी के फेस के तौर पे अब उन्होंने ग्राउंड में रहना है। अब वो बैकग्राउंड में नहीं जाएंगी। जैसे पहले एक आध जगह पे उन्होंने प्रेस टॉक की, यहाँ आसिफ जरदारी साहब के साथ जब पेशी हुई, एक दफ़ा उनको मिलने से रोका गया, उन्होंने प्रेस टॉक की। तो ये अब उस तरह की चीज़ नहीं होगी। अब वो फुल फ्लैज, मेरा ख्याल है कि वो उनका एक्सपोजर रहेगा और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी बोलचाल, उर्दू ज़ुबान पे किस हद तक उनको अबूर हासिल है, लेकिन उनकी बोलचाल, उनकी प्रेजेंटेशन, और यकीनन वो बेनज़ीर का अक्स तो हैं ही, तो वो उनका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ये पंजाब की पॉलिटिक्स में वो किस तरह से रोल प्ले करती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनकी पंजाब की जो लोकल लीडरशिप है, मेरा ख्याल है वो जब तक पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होगी, आसफा बहुत ज़्यादा पंजाब में इफेक्टिव नहीं होगी उस तरह। यानी पार्टी को भी रीलॉन्च करना, मुनज़्ज़म करना पहले बहुत ज़रूरी है पंजाब में। खबर साहब, आप क्या समझते हैं, आसिफा भुट्टो की अगर पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो रही है तो पॉलिटिकल लॉन्चिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तशख़्ख़ुस कितना बहाल होगा, इमेज सिंध में कितना बेहतर होगा, और बकिया सूबों की अगर आपसे राय ली जाए? यासिर, ये जैसे राव साहब ने कहा, बहुत शानदार मूव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ऐसे मौके पे बीबी को लॉन्च किया जा रहा है कि जब बिलावल कोरोना में हैं और वो यहाँ से बरह रास्त खिताब नहीं कर सकते, आवाम का सामना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत पहले से ये तैयारी चल रही थी। 12 साल की थी बीबी जब ये, तो उस वक्त हमने इनकी एक तकरीर सुनी थी, तो हमें यकीनन उसमें बीबी शहीद की झलक नज़र आई थी। तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्ड शो किया है। वो एक बहुत अच्छी सुलझी हुई और ज़हीन बच्ची हैं, 27 साल की हो चुकी हैं। वो एक ऐसी जगह पे उनको लॉन्च किया जा रहा है जनूबी पंजाब में। जनूबी पंजाब हमेशा ताकत का सरचश्मा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी किला रहा है, जो बीबी की शहादत के बाद उन छिन गया है, और ख़ास तौर पे नून लीग की जारहाना सियासत की वजह से उनके हाथ में नहीं रहा। लेकिन वहाँ लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लिए बड़े इम्कानात मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में जब बीबी की बेटी वहाँ जाएगी और वहाँ जाकर बात करेगी तो लोग सराहेंगे और कहेंगे कि बीबी की बेटी आई है, और निकलो बीबी की बेटी का साथ दो। तो ये एक अच्छा इन्होंने एक इंतखाब किया है, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के पास, आसिफ अली जरदारी के पास ऐसे कई कार्ड्स हैं जो मौका ब मौका वो खोलते और खेलते रहते हैं। और ये मेरे ख्याल में इस मौका पर इनकी लॉन्चिंग जो है वो सबके लिए हैरान कुन भी है, और इसमें अचंभे की बात नहीं, इन्होंने आना था, इन्होंने तरबियत दी गई है, इनको सिखाया गया है, पढ़ी लिखी हैं, किताबें भी पढ़ती हैं और शायरी भी करती हैं। ये बहुत माशाल्लाह फातिमा भुट्टो आप ये समझते हैं कि पॉलिटिकल मूव इस वक्त जो कार्ड शो किया गया वो वक्त की जरूरत थी और एक अच्छा मूव है। भट्टी साहब, जो तासुर है, जिस तरह की राय राना साहब ने भी दी कि मुसद्दिका इतलात हैं कि इन्हें मरियम नवाज साहिबा को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल लॉन्च किया जा रहा है, तो आने वाले वक्तों में इतलात ये भी है कि पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रास्ता जल्द अलग कर लेगी। तो ऐसे वक्त में आसिफा भुट्टो मरियम नवाज के मुकाबले में कैसी लीडर दिखाई देती? यासी, देखिए, आसिफा भुट्टो की जो तैयारी थी वो तो काफ़ी अरसे से जारी थी, और उनकी बाज़ाब्ता एक मुनज़्ज़म तरीके से उनकी ट्रेनिंग करवाई गई कि किस तरीके के साथ सियासत में आगे बढ़कर उन्होंने अपना किरदार अदा करना है। और दूसरी बात यह कि हमारे मुआशरे के अंदर एक मुसलमा हकीकत है
कि जो ख़वातीन सियासत के अंदर आई या वैसे भी किसी भी मामले के अंदर अगर किसी को फीमेल किसी मामले को लीड कर रही है तो उन्हें हमारे मुआशरे के अंदर एक खसूसी एक वेटेज रिस्पेक्ट दी जाती है। सिंध की बात करें तो वहाँ पर ये एलिमेंट और ज़्यादा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को पहले मौका फराहम किया और बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता 2 सालों के दौरान अपने आप को इस्टेब्लिश किया और जो अपना सियासत के अंदर अंदाज़ और जो एक लाइन अडॉप्ट करनी थी वो कर चुके। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि जब मरियम ने इस मामले के अंदर सियासत में अपना रोल प्ले करना शुरू किया तो जिस तरीके से उनको रिस्पांस मिला तो उनकी अपनी भी प्लानिंग वजूद थी कि आसवा ने ये रोल प्ले करना है और अब टाइम आ गया है कि आसवा को भी सियासत के अंदर सरगर्म किरदार अदा करने के लिए लॉन्च किया जाए, तो वो कर रही हैं। दूसरा एक मामला ये भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है, जिस तरीके के साथ उनका तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ है करप्शन और गवर्नेंस की वजह से, तो एक बड़े क्राइसिस के फेस से गुजर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हो, तबीयत उनकी नासाज है और जो उनके दामन के ऊपर करप्शन के दाग हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हिसाब अदालतों में पेश किए जा रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात हैं और बाकी क़यादत के ऊपर भी बहुत से मुश्किलात हैं। हर दूसरे हफ्ते हम सुनते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर एक और केस के अंदर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, दीगर क़यादत के ऊपर भी। तो लिहाजा बदलते हुए सियासी हालात के तनाजुर में एक उनको ऐसा फेस चाहिए था जिनको लोग दोबारा सुन सकें, जिनको लोग फॉलो कर सकें। और आपको याद होगा कि माजी के अंदर जब मुश्किल वक्त था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, तो बेनज़ीर भुट्टो को जब रोल मिला, कम उम्री में उन्होंने आगे बढ़ी तो उनको तवक्को से ज़्यादा रिस्पांस मिला। तो अब शायद यही वो वक्त है, अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुश्किल वक्त के अंदर है और आगे नई लीडरशिप ने आगे उभर कर सामने आना है। तो इस मौके के ऊपर आसवा को अब लॉन्च किया गया कि वो भी इस मैदान के अंदर अपना सियासत के अंदर अपना भरपूर रोल प्ले करें। चले देखते हैं आने वाले दिनों में कितना इफेक्टिव रोल उनके पास होता है और उन्हें रिस्पांस किस तरीके से मिलता है। राना साहब, ब्रेक पे जाना है लेकिन उससे पहले एक सवाल कि आप क्या समझते हैं कि जो सिंध की गवर्नेंस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को भी लॉन्च कर दे, क्या वो लॉन्च करने देगी, रुकावट बनेगी या बीबी की बेटी को सपोर्ट करेगी? देखें, ये इसीलिए किया गया है कि ये इसीलिए किया गया है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अगर आप बिलावल की बात करेंगे तो सिंध में अवाम तंग है कि जनाब जो हालात हुए, बिलावल हुकूमत में मौजूद था, बेशक वो ओहदेदार जुम्मेदार नहीं था लेकिन सारा कुछ उन्हीं का चलता था। अब जब आप बीबी की बेटी को लॉन्च करते हैं तो आप एक नया नाम लेकर आते हैं और औरत जो होती है ना, खातून, या सर इसको एक एज ज़रूर होता है, खासकर सिंध के अंदर और पंजाब, इन 2 सूबों में बड़ा एज होता है। तो ये आसमा को लाया इसलिए गया है कि अगर लोग कहें कि बिलावल ने काम ठीक नहीं किया, जरदारी साहब ने काम ठीक नहीं किया, कायम अली शाह ने नहीं किया, तो ये आसमा कह सकती है कि मैं उसकी बेटी हूँ, बेनज़ीर की बेटी हूँ, मैं काम ठीक करूंगी। तो एक नया चेहरा जो होता है ना, उसे पहले की निस्बत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और यही इसी का फ़ायदा उठाया जाएगा और आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा कि इसकी मूव बिलावल की मूव से तब्दील होगी। चले देखते हैं कि आने वाले दिनों में बिलावल की मूव से किस हद तक तब्दील और कितना इफेक्टिव रोल इन्हें मिलता है। नाज़रीन, पीडीएम के मुल्तान जलसे पे और आइंदा की हिकमत अमली पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद दिखाई देती है कि मुल्तान का जलसा होना चाहिए, बेशक उनके तमाम रहनुमा कोरोना वायरस का शिकार है लेकिन जलसा होगा, ऐसे ही वक्त में मरियम नवाज भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करती हैं। एक बैठक सजाई जाती है और उसमें वो कुछ इंकशाफात करती हैं और साथ ही साथ वो उसी बैठक में ऐलान करती हैं कि वो भी शिरकत करेंगी मुल्तान के जलसे में। उस बैठक में ऐलान ये किया जाता है, इंकशाफ ये किया जाता है कि जब मैं जेल में थी तो मुझे जो खाना दिया गया वो बदतरीन खाना था, चूहों का बचा हुआ खाना और अद्वियात मुझे दी गई हैं। ये इल्जामात 2.5 साल बाद लगाए जा रहे हैं। इन इल्जामात पर जो सियासी रहनुमा है वो क्या राय रखते हैं? वफाकी वज़रा ने भी कुछ राय रखी है, वहां पर पंजाब के सूबाई वज़रा ने भी कुछ राय रखी है। हमारे पैनल की क्या राय है उसी जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, क्या है कि खाना क्या वाकई ही इतना बदतरीन था, इंसानियत सो सलूक था कि आपको ऐसा खाना दिया गया कि चूहे जिसको छोड़ गए, जिसे खा के छोड़ा हुआ या फंगस लगी हुई अद्वियात आपको मिले? ऐसे हकाइक हैं या हकाइक इसके मुनाफी हैं? देखें यासर, ये बिल्कुल हकाइक ये नहीं है, क्योंकि मैं आज इस स्टोरी से पहले भी, कल भी मैंने इस पे काम किया और आज भी किया। और एक रजिस्टर होता है जेल का, उस रजिस्टर में जिस कैदी को कच्चा राशन होता है, यानी जो उसने खुद तैयार कर पकाना होता है, हर उन्होंने मुशक्ति मिले होते हैं ना जी। तो एक कच्चा राशन होता है, एक होता है रोज़ाना का किसी को क्या खाना जा रहा है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो हर सूरत में उन्होंने वहाँ पे देनी होती हैं। अब मरियम नवाज़ जो है, इनको जुमेरात घर से खाना आता था,
ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये वो है जो जेल के रजिस्टर्ड में लिखी हुई है, जिसको ये कोई इनकार नहीं कर सकते। हर जुमेरात को इनको घर से खाना आता था और वो खाना जो है वो काफ़ी इतना ज़्यादा होता था कि इनकी शक्ति और ये 2 दिन खा सकते। उसके अलावा इनके पास अंदर जहाँ पे ये जेल में थी वहाँ पर इनके पास 6 डब्बे कॉफ़ी के, सब ग्रीन टी, बिस्किट, ये डबल रोटी डेली इन्हें ताज़ा मिलती थी, अंडे डेली इन्हें ताज़ा मिलते थे, ये चीज़ें होती थी। जैम ये अपने घर से मंगवाती थी। ये सारा सामान था जो इनका रूटीन से खाने के अलावा आता था। फ्रूट जो था, मरियम साहिबा जो है वो खाना बिल्कुल हल्का खाती थी और ज़्यादातर जो इनके होती थी उसमें कॉफ़ी होती थी, अंडे होते थे, डबल रोटी इस्तेमाल होती थी, फ्रूट इस्तेमाल होता था। एक वक्त में जो खाना होता था वो खाना भी ना होने के बराबर होता था। लेकिन जेल के खाते से इन्हें कच्चा राशन जाता था। ये लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा है कि कच्चा राशन जो है वो जेल के अंदर से इन्हें जाता था, जो एक बी क्लास ए क्लास के लोगों को अक्सर मिलता है। अब इस पूरी सारी गुफ्तगू जो इनके जो वालिद मोहतरम थे उनको रोज़ाना खाना मिलता, बाहर से आता था, उनका डेली आता था खाना। अब यहाँ पे मज़े वाली बात यह है कि कल मोहतरमा ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में जब ये खाने का जिक्र किया तो यासर ये खाना तो अरसा जितना हो गया जेल के अंदर। पहली तो बात यह है कि इस तरह खाना नहीं होता। आप ज़हन में रखिएगा, अगर जेल का खाना आता हो तो उसके बाद ये जब जेल से आई, रिलीज़ हुई, बड़ा वक्त गुजरा, इन्होंने दीगर तकालीफ की बात की, लेकिन किसी जगह ये जिक्र नहीं किया गया था कि चूहों का कटा हुआ खाना या चूहों का खाया हुआ खाना या चूहों का बचा हुआ खाना, ये कुछ भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। ये एक वक्त में उन्होंने अपने आप को एक बिल्कुल कि हमारे साथ जुल्म की इंतहा हुई ये कि मैं आपको ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती थी, किस तरह मिलती थी, ये मैंने जेल के रजिस्टर में उतारा। उसके बाद जो कोडकपा जेल में जहाँ पर ये थी, जो वाकई सुप्रिटेंडेंट था जिसके मतलब आज कहा गया है कि इनकी भर्ती है, वाकई इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। मैं एक और इंकशाफ कर दूं आज प्रोग्राम में, वहाँ पर बाकायदा जब किसी के साथ फ़ोन पे बात करवानी होती थी तो जेल की ड्यूरी, ये ड्यूरी मीन्स जहाँ पे सुप्रिटेंडेंट जेल बैठते हैं वहाँ पे डिप्टी और सुप्रिटेंडेंट, वहाँ उसको जेल की ड्यूरी कहते हैं। वहाँ पर सिग्नल जो होते हैं ना वो काम नहीं करते वहाँ पे मोबाइल के, लेकिन इनको बात कराने के लिए जेल का फ़ोन इस्तेमाल होता था। ये आपको मैं बड़ी मुसद्दका बात कह रहा हूँ। अब इस वाले से चूँकि ये बहस छिड़ पड़ी है तो अब बहुत जल्द ये सारी चीज़ें भी सामने आना शुरू हो जाएंगी। जेल का फ़ोन इस्तेमाल होता था, ये इनको खसूसी रियायत दी जाती थी और उसके बाद अगर रात के किसी पहर में कोई खाने की चीज़ तलब की जाती थी तो इन्हें बाइट से मंगवा कर दी जाती थी। जबकि रूल्स ये हैं जेल के कि जेल का जब लॉकअप बंद हो जाता है, जब लॉकअप बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बाइट से कुछ नहीं आता। मुझे मजबूरी, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई अटैक, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फौरी तौर पर जेल के अंदर एक अस्पताल होता है, उसका डॉक्टर आता है। अल्लाह ना करे बाइट जाना हो तो फौरी तौर पर होम डिपार्टमेंट IG या DIG को कहा जाता है, फिर जाकर कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर ये सारी सहूलतें सारी इजाज़तों के बगैर ही मिलती थी। तो मरियम साहबा ने जेल का जो खाना वो मैंने आपको बता दिया। कल एक और बड़ी वहाँ पे गुफ्तगू हुई जो मरियम साहबा ने जर्नलिस्टों से, सहाफ़ियों से, कुछ सीनियर एंकर्स थे, तो उस पर यासर उन्होंने कुछ अदलिया के हवाले से बात की और कुछ अदलिया के लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। ये बड़ा खौफनाक है। पहले तो इल्ज़ाम ये कहते थे ना कुछ अहम अदारों पे लगाते थे, अब अदलिया के कुछ लोगों पे नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया। तो उसी दौरान में एक सहाफ़ी ने इनसे यह भी सवाल किया कि जी हम तो इसलिए आपके पास आए थे कि हम जाके आपके यहाँ अफसोस करते हैं और ताज़ियत करते हैं और शायद आपने हमें बुलाया भी इसलिए है कि ताज़ियत हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, वो मामला अपनी जगह है। मियाँ साहब ने कहा कि हमने इस मिशन को नहीं छोड़ना। अब मुझे बताएं यासर, किसी की दादी फौत हुई हो और औरत भी वो फौत हुई हो जो उस ख़ानदान की सबसे बड़ी हो और सबसे बड़ी हो और बड़ी होने के साथ साथ उसकी दुआएँ और उसकी बड़ी अहमियत हो और उसके वफ़ात पे के वक्त 3 रोज़ा आपने एक तरफ की 3 रोज़ा तकरीबात का बाइकाट किया हो, तमाम सियासी इवेंट्स का, और उसके उसी 3 दिन में आप बुला भी लें और सहाफ़ियों को बुला के फिर किसी जगह पे जिक्र ना करें अफसोस का और सिर्फ अदारों पे तनकीद करें। तो उनकी मीटिंग में कुछ गुफ्तगू तो ऐसी हुई या सर जो हम TV पे नहीं चला सकते, प्रोग्राम में नहीं चला सकते। उन्होंने चंद नाम लेकर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़े सख्त। फिर एक सवाल हुआ था क्या आइंदा इलेक्शन
में आप मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ लड़ेगी? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी तो असल हरीफ ही पीपल्स पार्टी है, हम सिर्फ इतना ही करेंगे जितना हम कर रहे हैं, और जो हमने अपने जलसे लहदा शुरू कर दिए, ये उन्होंने कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा ये जलसे जो हम मुस्लिम लीग नून लहदा कर रही है वो इसलिए कर रही है कि जनाब हमने कल को अपनी मूव लेकर चलनी है, पीपल्स पार्टी बामजबूरी हम उसके साथ है। लेकिन मरीम नवाज की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। राव साहब, आप क्या समझते हैं कि जब ये पाबंदी सलासिल थी उस वक्त बातें यही थी कि जेल के अंदर जो सहूलियात दी जा रही हैं वो एक आम कैदी को तो दी नहीं जाती, तो अगर कोई कैदी बड़ा हो, अगर उसका सियासी असर रसूख हो तो उसे मुख्तलिफ तरीके से सहूलियात दी जाती हैं, ये तब बातें उठती थी। वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस भी लिया था। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसी अद्वियात जो फंगस लगी हो या ऐसा खाना जो खाने के काबिल ना हो वो मुहैया किया जाता रहा हो मरीम नवाज साहिबा को? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि एक मरीम नवाज जो हैं, जिस सियासी विरासत की वो दावेदार बन रही हैं, तो उसमें इतना गैर संजीदा रवैया जो है मुझे समझ नहीं आती वो क्यों इस किस्म की बातें करती हैं जिस पे कोई यकीन भी करने को तैयार ना हो। ये वो अपना वक़ार, अपने सियासी साख और उसको सबको दाव पे लगा रही है। इस तरह से वो लीडर नहीं बन पाएंगे कभी भी, इस किस्म की बातें करके, इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के। तो हमारे वो कहा जाता है कि जी पड़ोसी की दीवार गिर जाए भले अपना बच्चा नीचे आ जाए। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए सियासत में। आपका ठीक है, अगर कोई ज़्यादती हुई है आपके साथ, आप उसका एक प्रॉपर उसका तरीक़ाकार है, आप उसको लॉन्च कर सकती है, कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है। उस वक्त भी बयान दे सकती थी, किसी ने रोका नहीं था इनको। पेशी पे भी आते थे अदालत में ये लोग, और इनके लोग मिलने वाले भी जाते थे इनको, किसी के ज़रिए भी ये पैगाम दिया जा सकता था। उस वक्त तो कोई बात नहीं की, बल्कि यहाँ तक खबरें आती रही कि वहाँ पे इनके पास मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी थे जो शायद बाद में रिकवर किए गए, जिससे ये बात करती रहती थी। तो ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा हमारे एक सोसाइटी का ये अलमिया है जो प्राइम मिनिस्टर बड़ा कहते रहते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है बराबर कानून। थोड़ा सा भी बारसूख बंदा है, इधर पिंडी अडयाला जेल में हम देखते हैं थोड़े से बारसूख लोग, उन्होंने पूरी अपने बैरकें इस तरह से रखी हुई हैं जैसे कोई 5 स्टार होटल होता है। उनकी खिदमत खातर हर चीज़ उस तरह से होती है। फ़ोन करना है, कोई चीज़ मंगवानी है, कोई चीज़ बेचनी है, वो सारा उनको घर जैसा माहौल वहाँ पे मुयसर होता है। तो बासर बारसूख लोगों के लिए तो ये जेल भी जो है वो घर की तरह वो गुजारते हैं। दूसरा, जिस तरह वो नमो नाज से पली हैं, वो उस माहौल में अगर रहती जहाँ चूहों वाला खाना होता, फंगस वाली दवाइयाँ होती, और वो जो सही आम कैदी जिस तरह से वह ज़िंदगी गुजारते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो हफ्ते से ज़्यादा सेहतमंद रह पाती उस माहौल में। कोई और ज़्यादा कुछ ना होता तो कुछ ना कुछ उनको इन्फेक्शन, कोई स्किन एलर्जी, कोई और इस किस्म की प्रॉब्लम हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि जो बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं, वो बड़े कंफर्टेबल माहौल में रही हैं। ऑब्वियसली जेल होती है, आप जितना भी कंफर्टेबल माहौल हो, एक तकलीफ़ तो उनको होती होगी वहाँ पे, लेकिन वो कंफर्टेबल माहौल में रही हैं जिसमें उनको इस किस्म की मेरा कोई अजियत पहुंचाने के लिए, इस किस्म की बातें करने के लिए उनको किया जाए। कैमरा लगाने की बातें होती है, इधर कैमरे लगे हुए थे, बाथरूम में लगे हुए थे, बचपने वाली बातें हैं। मेरा ख्याल है कि वो जिस लेवल की लीडर अपने आप को समझती हैं या जिस लेवल पे अपने आप को वो रखना चाहती हैं, ये उससे बहुत नीचे आके बात की है उन्होंने। मेरा ख्याल है उनको कम से कम अपने वकार का, अपनी सियासी साख का, यही बात आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी कही। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि कैमरों की बात है, जैसे ये खाने की बात है, फयाजुल हसन चौहान साहब भी यही कहते थे कि आप 2.5 साल बाद आपको याद आया कि आपको खाना इस तरीके से मिलता था। क्या मंतिक हो सकती है ऐसे वक्त में ऐसे जवाज बनाकर इल्जामात लगाना? यासिर, पहली बात तो ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर जब भी अपनी हमारी फैमिली के अंदर किसी का इंतकाल होता है तो एक शोक की कैफियत होती है। और शरीफ ख़ानदान बिलखसूस, जहाँ पर जाती उम्रा के अंदर कहा जाता है और है भी बात ये दुरुस्त कि वहाँ पर एक फैमिली वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। उन वैल्यूज़ की अगर पासदारी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से उनकी तरबियत हुई, तो मेरे ख्याल में जब उनकी दादी का इंतकाल हुआ था, इस मौके के ऊपर उन्हें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। जब तक उनकी मैयत यहाँ पर पहुँचती, तदफीन होती है और उसके 5-6 दिन बाद, पहले भी आप भरपूर सियासत करती चली आ रही हैं और आगे भी सियासत करने के लिए आपके पास भरपूर मौके मौजूद हैं। और सियासत तो वैसे एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, और स्पेशल जिस सफ़र के ऊपर वो गामज़न है तो वो तवील अरसे तक लगता ही है कि उन्होंने सियासी जद्दोजहद करनी है। जो भी आपके रिजर्वेशंस थी, जो भी आपके मसाइल रहे, तो आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाना था जिसके ऊपर आप ऐसी अपने तमाम खदशात को, अपने मसाइल को बयान कर सकती थी।
रही बात के जिस जो उनको वहाँ पर मसाइल और तकलीफ़ रही, तो वो आप पब्लिकली उस वक्त चीज़ों को बताते हैं कि आप जो मुखालिफ फ्रीक के ऊपर या हुकूमत को जो मोरद इल्ज़ाम ठहरा कर उन्हें बैक फुट पे धकेलें। तो मेरे ख्याल में जितना मुख्तलिफ अपने जलसों के अंदर वह हुकूमत को आड़े हाथों ले चुकी हैं, तो उसके बाद इस किस्म की बातें करके कोई आप उसको मज़ीद कोई ज़्यादा वेटेज हासिल नहीं कर सकती। और उसके बाद जिस वक्त आपको शिकायत इन मसाइल का सामना था, आपके पास रिमांड होते थे, आपकी ज़मानतें हुई, कई जगहों के ऊपर आपको बात करने का मौका मिलता था, इवन आप सुप्रिटेंडेंट जेल को भी फ़ौरन शिकायत करके उन मसाइल का अजाला कर सकते हैं। लेकिन एक गलत मौका टाइम के ऊपर और जिन मसाइल का जिक्र किया गलत अंदाज में किया, मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। यानी इस मौके के ऊपर सियासी कदकाठ में इजाफा नहीं हो सकता ऐसी बात है। जी राणा साहब। यासिर, दूसरी बात है वो जेल थी, वो कोई 5 स्टार होटल तो नहीं था, वो जेल थी, कोई लंदन का फ्लाइट तो नहीं था। भाई जेल में कुछ ना कुछ तो तकलीफ होती है ना। अगर आपने जेल में तकलीफ नहीं सहनी तो जेल किस लिए बनाई है? कोई ससुराल तो नहीं है वो। जाहिर बात है, वो जिस तरह के फ्याजुल हसन चौहान साहब ने भी कुछ इस तरीके की गुफ्तगू की है कि आप बहुत कोई शाहाना मिजाज। एक पॉइंट जरूर ऐड करता जाऊंगा, मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जिसमें एहसन इकबाल साहब थे, जब उन्हें गिरफ्तार हुए, एहसन इकबाल साहब जेल के अंदर इम्पोर्टेड जैम्स उनको जैम का इस्तेमाल करते रहे और दीगर इम्पोर्टेड अशिया का भी उनको वहाँ पर दस्तियाब भी रही। तो खाने पीने के अशिया के हवाले से और दीगर हवाले से बातें बड़ी मज़े का खेज़ हैं। यानी मुश्किलात उन्हें दरपेश नहीं थी, इसलिए उनका उज़र बिला जवाज़ दिखाई देता है। खबर साहब, बात अब कुछ करते हैं पीडीएम के हवाले से, मुल्तान जलसे के हवाले से कुछ उसका तज़किरा कर लेते हैं। ऐसे वक्त में कि जब भुट्टो जरदारी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वज़ीर आला सिंध इकराम खान धारेजो, शर्जील इनाम मेमन तमाम के तमाम कोरोना का शिकार हों, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होस्टिंग करना मुल्तान का जलसा, इस पे बज़िद होना, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इस पे कॉज पे फर्क नहीं आएगा? दो बातें। एक तो पहली बात तो यह है कि जी सिंध इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना की लपेट में आया हुआ है और केसेस रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं, अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं और तिबी माहिरीन इस पर खुलकर बात कर रहे हैं कि अगर हमने SOPs का ख्याल ना किया तो ये आने वाले दिनों में हमारे लिए भयानक साबित होगा। यहाँ सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत का पहिया जाम हो गया है। सिवाय हमारे तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और नासिर शाह के अलावा अक्सरियत जो है वो एक तरह से करंतना में है। ख़ास तौर पे कई सेक्रेटरी और कई अफसर जो हैं छोटे बड़े, वो सब के सब करंतना में हैं और ऑफिस में नहीं आ रहे, दफातर बंद हैं और लोगों की आमद रफ्त कम है। एक तरह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिंध हुकूमत का पहिया जाम है। इस हालात में अगर वो बज़िद हैं पीडीएम के जलसों के लिए तो उसके दो वजूहात हैं। एक पहली वजह तो ये है कि ये उनका पावर बेस है। लाड़काना में इनका जलसा होना है, एक जलसा अभी 30 को जो मुल्तान में हो रहा है, ये उनके यौम तासीस पर हो रहा है और लाड़काना का जलसा जो है वो बीबी की शहादत के दिन हो रहा है। एक ये है कि वो अपने इन अहम दिनों को सियासी तौर पे कैश करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि वो आसफा बीबी का लॉन्चिंग बहुत अहम मरहला है, इससे वो दस्तबरदार नहीं होना चाहते। मरियम के हवाले से आपने जिस तरह से रॉ साहब ने और राना साहब ने बातें की, और मेरे ख्याल में वो चाहते हैं कि एक कार्ड उनके पास मौजूद है, उसको अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। आसफा में भी जब जाएगी लोगों में तो यानी पॉलिटिकल बेनिफिट देखा जा रहा है, इसमें अवाम का बेनिफिट नहीं देखा जा रहा। अवाम को किन मुश्किलात का हो सकता है, अवाम को कौन से खतरात दरपेश हो सकते हैं, कोरोना की वबा कितना फैल सकती है, इस पर नजरसानी नहीं हो रही। अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करने की जरूरत ही महसूस नहीं कर रही ऑपोजिशन। नाज़रीन, ऑपोजिशन की पीडीएम प्लेटफॉर्म से कितनी जमातें ऐसी हैं जिनके रहनुमाओं ने दूसरे लोगों से राब्ते किए हैं, उन लोगों के बारे में जिनके बारे में प्लेटफॉर्म से मुखालिफ बातें होती रही। इसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन,
काफ़ी अरसे से कहा जा रहा था कि पीडीएम का इत्तेहाद बरकरार नहीं रहेगा, इसका शराज अब बिखर सकता है। सबके अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने मकासद हैं, एक मकसद के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इनमें खलीज तब पैदा शुरू हो जाएगी जब नुक्ता एतराज़ जन्म लेगा। अब वो नुक्ता एतराज़ हतमी पत्ता शो करने पर है, जिस पर कुछ जमातें मुत्तफिक हैं, कुछ उसकी मुखालिफत कर रही हैं। एक जमात को अलहदा कर दिया गया, बाकी 10 हैं, जिसमें से 2 अहम रहनुमा ऐसे हैं जो अहम शख्सियात से मुलाकात करने के ख्वाहां हैं। इस हवाले से दरख्वास्त भी भिजवाई गई है। तो आने वाले दिनों में पीडीएम का जो इत्तेहाद है, क्या वो 3 या 4 जमाती इत्तेहाद रह जाएगा? अगर 3-4 जमाती इत्तेहाद होगा तो उसका जो एजेंडा है, उसका जो मकसद है, उस पर कितना फर्क आएगा, इसी पर बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो बात ये उस राज से पर्दा उठाएं कि कौन सी 2 अहम शख्सियात हैं, किन पार्टी से ताल्लुक है, किसको दरख्वास्त दी है, किससे मिलना चाहते हैं, पैगाम रसानी के लिए किसको इस्तेमाल किया गया? देखें यासर, एक तो है मौलाना फजलुर रहमान की जमात और उनके नंबर 2 जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान के नंबर 2 जो हैं, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की बात से थोड़ा सा इख्तलाफ भी किया था, जो अब साइड लाइन पे नहीं मौजूद हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ की बयानिए के हवाले से कहा था उनका अपना ख्याल। सही। और उनकी एक मुलाकात हुई है, ये मुलाकात भी इस्लामाबाद में हुई है, और उन्होंने जिस शख्सियत से मुलाकात की है उससे दरख्वास्त की है कि जनाब हमें ऊपर मिलाया जाए। हम जो है मियां नवाज शरीफ के बयानिए की सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तसल्ली तो करा दीजिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल। तो अभी वहाँ से जवाब कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद के अंदर ये मुलाकात होती है, मुलाकात एक प्राइवेट घर के अंदर होती है, और उस मुलाकात में जब मौसूफ जाते हैं तो ये अपनी गाड़ी पे भी नहीं जाते, जिस शख्स की गाड़ी में जाते हैं उसका तल्लक लाहौर से है, और लाहौर में एक बड़ा वो प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, उसके साथ ये जाते हैं। वहाँ पे मुलाकात होती है। 25 मिनट की इस मुलाकात में ये अपनी दरख्वास्त पेश करते हैं और बहुत सी यकीन दहानियाँ भी कराते हैं। अब मैंने पहले भी कहा था कि हर बंदा अपने शिकार की तलाश में है। ये शिकार एक नहीं है, हर बंदे का अपना अपना शिकार है। वो कहते हैं जितना हिस्सा जहाँ से मिलता है लेके बाहर निकलें इस हॉल से, ताकि हम जाके अपनी करें। उसके बाद दूसरी शख्सियत जो है जिसने मुलाकात की है उसका तल्लक मुस्लिम लीग नून से, और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक शेखुपुरा से तल्लक रखने वाले, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से तल्लक रखने वाले एक MNA थे, और एक सियालकोट के MNA हैं। इन लोगों ने मुलाकातें की हैं। उन मुलाकातों में यकीन दहानियाँ भी कुछ कराई गई हैं। कुछ ये भी कहा गया है कि थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करें तो बहुत से लोग जो है वो साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम इन्हें भी समझाएंगे, जब हम प्रेशर इन पे डालेंगे तो ये समझ जाएंगे। फिर मियां नवाज शरीफ भी अपने बयाने से पीछे हट जाएगा, मरियम भी बयाने से पीछे हट जाएगी। अब देखें, 2 बड़ी जमातें हैं, दोनों जमातों के जो लोग हैं ये बाकायदा राब्तों का सिलसिला शुरू कर रखा है। अभी तक इन्हें ऊपर से जहाँ पे ये पहुँचना चाहते हैं वहाँ से कोई इन्हें नहीं पहुँचाया गया, लेकिन ये बारास्ता जो होता है ना, किसी ना किसी तरीके से नीचे से शुरू हो गए, इन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। और राब्ते शुरू करते करते कई बाल के मज़े वाली बात यह है कि जो मौसूफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं, इन्होंने एक लिस्ट भी मुहैया की है। यासर, इन्होंने कहा जी ये लिस्ट देख लें, इन लोगों को चेक कर लें, ये सारे लोग हमारे मौक़िफ़ के साथ मुतफिक हैं, यानी वो मौक़िफ़ जो मियां नवाज शरीफ का नहीं है। तो हम जब प्रेशर डालेंगे तो थोड़ी सी हमें उन्हें भी कुछ रिलीफ देना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उन्हें यकीन दहानी कराने पड़ेगी। ये मामला शुरू हो गए हैं और ये 2 जमातें कर रही है। एक जमात तो ऑलरेडी राब्तों में है, वो आपको पता है, वो मुसलसल राब्तों में है, वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, वो अपना बदला भी ले रहे हैं, आगे राब्ते भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मामला हो चुके हैं। चूँकि ये है ही 3 जमातों का इत्तेहाद। ये अगर आप कहें कि 10 जमातों का इत्तेहाद, पहले 11 थी, अब 10 रह गई। बाकी जमातें तो बेचारी वो हैं। ANP जो है वो अपना रास्ता आहिस्ता आहिस्ता अलहदा कर रही है। आपको ANP कितनी मुतहरक नजर आती है, आपको ANP कितनी शिरकत करती नजर आती है। आपको ANP जो है, जिस दिन उनके घर वजीर दाखिला गए थे, वो उसके बाद ANP का भी जो है ना वो रवैया चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब 3 जमातों का इत्तेहाद है। इन तीनों जमातों ने अपने अपने ताई काम शुरू कर रखा है। एक जमात के राब्ते हो चुके हैं, 2 जमातें राब्ते कर रही हैं। आपको मैंने बता दिया कि एक राब्ता इस्लामाबाद में हुआ, एक दूसरा राब्ता भी इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन एक का तल्लक सियालकोट से, एक का शेखुपुरा से है, और दूसरा एक जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के नंबर 2 है। अक्सर मीडिया पे ख्वाहिशात के मुताबिक मुलाकात कब होती है? भट्टी साहब क्या समझते हैं? जिस तरह राना साहब कहते हैं हर जमात अपने शिकार में, आपके नजदीक बली का बकरा किसे बनाया जाएगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये राना साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैंने तो डे फर्स्ट से एक बहुत वाज़े इस मामले के ऊपर मौक़िफ़ है
कि अपोजिशन जमातों के पास अवाम को फेस करने के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं था, कोई राह नहीं थी जहाँ वो जाकर अपने आप को प्रेजेंटेबल वे में बात कर सकें, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर सकें और उनकी बात के ऊपर कोई तवज्जो भी दे। तो अब सबका यही था, बिलखुसूस दो अपोजिशन की बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से करप्शन केसेस के बाइस अदालतों में वो घिरे हुए थे, उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर जाके वो अपना बयानिया पेश कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़र्द जुर्म आ चुकी हैं, एहतसाब अदालतों में ट्रायल बहुत तेज़ी के साथ जारी हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वहाँ पे जाके वो किसी जगह पे जाके अपना कोई बयानिया पेश कर सकें। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी अपने जो उनके ग्रजेस थे, जो उनकी एहसास महरूमी था 2018 के इंतखाबात में, तो उन्होंने भी कहा कि इस प्लेटफॉर्म से मैं भी को अपना रोल प्ले करने के काबिल हो जाऊंगा। तो इन तीन जमातों का ही रोल है। मामला ये है कि करप्शन केसेस के खिलाफ जो जिस तेज़ी से ट्रायल जारी हैं, वो उनको किस तरीके के साथ उनको निपटाया जाए। जब जिसको जहाँ से कोई एश्योरेंस या कोई उम्मीद की थोड़ी सी किरण नज़र आती गई, तो फिर ये किसी न किसी वजह से PDM का रास्ता इनकी जो अलग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मामला ये है कि जो केसेस हैं माजी के अंदर, हम जिसे हम NRO कहते हैं, NRO हुआ, उसका सबसे बड़ा खमियाजा इस मुल्क की आवाम और मुल्क को भुगतना पड़ा। सियासत करें, जलसे करें, हुकूमत को कॉन्टेस्ट करें, जो भी आइनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक आगे बढ़ें, लेकिन जितने केसेस अदालतों में हैं वो आइन और कानून के मुताबिक डील होने चाहिए। वहाँ पर किसी को, किसी जमात को, किसी फ़र्द को वहाँ पर कोई सेफ पैसेज किसी सूरत नहीं मिलना चाहिए। यही वो सिस्टम है जो आगे जाके एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। और यहाँ पर सरफ़ नज़र करके मामला आगे बढ़ाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना का प्रेशर है, केसेस मुल्क भर के अंदर 7.5% डेली केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्तान के अंदर बड़ा मामला है पीपल्स पार्टी का, ठीक है, यौम तसीस है, उसको मनाने का और तरीक़ेकार भी हो सकता था। कोरोना के पेश नज़र वक्ती तौर पर इनको जलसे अपने मनसूख करने चाहिए और उसके बाद दोबारा अपनी सियासत करनी है। आप ज़रूर जलसे कीजिए। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वक्त की जरूरत बहुत कुछ होती है भट्टी साहब, लेकिन वक्त की जरूरत को सियासी जमातें या सियासी रहनुमा देखते कितना है ये अवाम को देखना पड़ेगा। राव साहब, क्या ऐसा हो सकता है जिस तरह राना साहब ने इशारा किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जाके मिले हैं, अब मियाँ साहब तो ये थे कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मेरी तरफ से रिजेक्टेड, क्या ऐसा मुमकिन है कि माइनस नून को सोचा जा रहा हो? देखिए यासिर, एक तो बड़ी बुनियादी सी बात है कि हम शुरू से ही कह रहे थे, पहले दिन से हम जब इस पे डिबेट शुरू की थी PDM की, तो हमने कहा था ये कभी इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये जाएंगे। यही होता है जब मखसूस मफादात के तहत कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा लेके आप बनाते हैं, तो वो फिर इसी तरह से उसका हशर होता है। देखिए मियाँ साहब को तो पता है, वो तो जो है बिल्कुल डेस्परेशन में गए थे, बिल्कुल ऑल आउट वो गए हैं, क्योंकि उनको पता है वो तो आ नहीं सकते इक़्तिदार में खुद ज़ाती तौर पर, और वही उनके लिए सबसे अहम है। उनकी बेटी बन भी जाए, मेरा ख्याल है उनका दुख अपनी जगह बरकरार रहेगा कि वो खुद चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पाएंगे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का जो सिलसिला है। उसके बाद नून के लिए कोई रास्ता रह नहीं गया। जिस हद तक वो जा चुके हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने खुद अपनी वापसी के रास्ते बंद कर लिए हैं। और मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि मियाँ नवाज शरीफ जो कर रहे हैं, एक तो डेस्परेशन है, दूसरा वो नून को इस हालत में कर देना चाहते हैं इस किस्म के बयानात दे के कि ये अगर कोई और भी इसकी क़यादत संभाले तो उसके भी किसी काम की ना रहे। और ये राना साहब ने जैसे अभी बात बताई मुलाकातों की और लिस्टों की, तो उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि उनके अंदर जो फ्रिक्शन है, जो तकसीम बढ़ रही है, उसके बाद ये नून किस किस्म की होगी, वो रहे ना रहे, उसकी रेलेवेंस फिर क्या रह जाएगी जब वो टुकड़ों में बट जाएगी या उनके लोग पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि नून कोई अकेली रह गई तो कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लेगी या कितनी बड़ी मुहिम चला सकेगी या तहरीक चला सकेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि उनके अभी जो टाइम था इंटीग्रेट करने का, उसमें तो वो खुद अभी जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई मरियम की, उसमें एक चीज़ का शायद आपने नोटिस नहीं किया, उन्होंने अपने चचा के बारे में कहा कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि ये बहुत बहादुर नहीं है। तो वो इस किस्म की जब आप गुफ्तगू करेंगे, अपनी फैमिली के अंदर लोगों को दिल दुखाने की कोशिश करेंगे और उनको मार्जिनलाइज करेंगे, तो वो फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, कितनी देर ये इकट्ठे चल सकेंगे। मेरा ख्याल है मरियम की जो बुनियादी कोशिश है वो ये है कि शोर शराबा डाल के किसी तरीके वो भी लंदन चली जाएँ। मियाँ साहब तो ऑलरेडी वहाँ पे हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि वो किस किस्म की सियासत करते हैं। इस PDM का तो जो हम पहले दिन से कह रहे हैं हशर होना था, वो उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा देर इकट्ठे रह सके। एक जमात जो निकल गई है या निकाली गई है, वो तो हमें पता चला
वो तो हमें पता चला कि वो तो शामिल ही नहीं थी इसमें, वो तो बाद में पता चला कि वो तो इंडिविजुअल तौर पे आ रहे थे, वो जमात इसका हिस्सा ही नहीं थी कभी। खबर साहब, आपको हमारे मुआशरे का पता होगा, हमारा किसी के साथ अच्छा ताल्लुक हो, उठना बैठना हो, तो सामने वाला बंदा आपकी बात बखूबी सुनता है, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, इख्तलाफात पैदा हो जाए और आप ये समझें कि सामने वाला मेरी बात नहीं सुनेगा, तो आप एक हरबा आजमाते हैं। मुआशरती हरबा ये है कि आप उस पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दें, ऊंची आवाज़ में जुमले कसने शुरू कर दें। एक वक्त आता है कि आपका उन इल्ज़ामात पे या उससे आगे बढ़ने पे, कदम बढ़ाने पे मुलाकात हो ही जाती है। अब राना साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हर कोई मुलाकात का ख़्वाह है, क्या ऐसा ही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग जो है और नवाज शरीफ साहब के बयाने की वजह से एक ऐसी नहज पे पहुंच गई है जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो गई है, और इससे विदड्रा भी हो जाएं तो जो इस दौरान जो जितने नारे लगा चुके हैं और जिस तरह वो अपने हुस्न ज़न का मुजाहरा कर चुके हैं, उससे उसकी तलाफी मुमकिन नहीं होगी। बाकी ये है कि ये तीनों जमातों के इत्तेहाद की बात हुई है, ये तीनों जमातें एक इत्तेहाद की परवाज़ में जो हंगामी दरवाजे होते हैं ना, वहाँ बैठी हुई हैं। जब इनको मौका मिलेगा ये सब जाएंगे, बात भी करेंगे और अपने लिए बात करेंगे और अपनी पार्टी के लिए बात करेंगे। आप देखें, मैं आपको बताऊं कि ये जो इसका मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है पीडीएम का, उसकी एक बड़ी वजह तो यही है कि कल एक बड़ा जलसा हुआ है, शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जिसकी मेरे ख्याल में इन दिनों में ज़रूरत नहीं थी। जब आप पीडीएम में चल रहे हैं तो आपने मौलाना फजलुर रहमान ने लाड़काना में, जहाँ 7 दिसंबर को बीबी की शहादत पे जलसा होना है, वहाँ जाके आपने इतना बड़ा जलसा करके एक पैगाम दिया है कि आने वाले दिनों में जब भी कोई बात होगी तो हम पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ नहीं खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल में ये रास्ते बनाएंगे। और देखें, कोई भी सियासी जमात एक फितरी जो रिवाज चल रही है, जो फितरी अमल है, सियासी अमल है पाकिस्तान में, उससे रूगर्दानी नहीं कर सकता। जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे, मकालमा नहीं करेंगे, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये अब तीनों बड़ी जमातें जो हैं, जो अपने आप को बड़ा स्टेक होल्डर समझती हैं इस मुल्क में, वो अपना हिस्सा लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, अपना सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए मकालमे की तरफ आ रही हैं। और ये वो मसालेहत का रास्ता अपना रही हैं और उन्हें अपनी सियासी साख भी इसी से बचती दिखाई दे रही है। राना साहब, मुझे भट्टी साहब की तरफ जाना, एक स्टोरी है, लेकिन उससे पहले कल की एक बात की गई एतजाज़ एहसन साहब की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब अगर अपनी वालिदा की मैयत के साथ पाकिस्तान वापस नहीं आते तो वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, बशर्त ये कि कोई ऐसी हुकूमत कायम हो जाए जो उनकी बहुत इत्तेहादी हो, बहुत दरीना ताल्लुकात हों, बसूरत दीगर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। देखें, पहली बात है, हाल ही सिर्फ ये ना कहें कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ अगर अपनी वालदा की मैयत के साथ नहीं आते तो उनकी सियासत भी दफन हो जाएगी। सिर्फ उनकी वालदा को दफनाने के लिए नहीं आ रहे, उनकी सियासत भी दफन हो जाएगी। लोग सवाल करते हैं कि आपका उनकी बीवी फौत हुई तो उस वक़्त आप उनको बीमार छोड़ के पाकिस्तान आ गए। आपने ये नारा लगाया कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, अदालतों का एहतराम करता हूँ और मैं आ गया हूँ अब इंसाफ लेने। अब जब आपको आने से रोक कोई नहीं रहा, जब आने का मसला कोई नहीं है, आपने टिकट लेनी है, आपने पाकिस्तान आ जाना है, तो अब आप अपनी वालदा जिससे आप इंतहाई मोहब्बत करते हैं, आप उसके साथ नहीं आ रहे तो सियासत भी ख़त्म होगी। और अगर ये वालदा के साथ नहीं आ रहे तो ये बात एतजाज़ एहसन की बहुत दुरुस्त है कि जब तक हालात इनकी मर्ज़ी के नहीं होंगे ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। और ज़हन में रखिएगा, अब मियाँ नवाज शरीफ का पाकिस्तान ना आना मुस्लिम लीग नून को इस आने वाले इलेक्शन में बड़ा सख्त खमासा भुगतना पड़ेगा। देखिए, नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग हैं और आहिस्ता आहिस्ता पंछी उड़ जाते हैं। जब जिस पिंजरे का रखवाला कोई ना हो, उस पिंजरे में या तो पंछी उड़ जाते हैं या बिल्ली आकर उन पंछियों को खा जाती है। इन दोनों में से एक ही काम होता है जो होने वाला है। चले, आपकी भी कयास आराई है, वो मुस्तनद दिखाई देती है ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, लेकिन इतनी बड़ी जमात, इतने अरसे की स्ट्रगल, वो एक शख्स की वापसी से क्या दफन हो पाएगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि जो उसी के नाम पे जमात खड़ी हो,
उस शख्स की वापस ना आने में मसलहत क्या हो सकती है, ये वो शख्स ही बखूबी जान सकता है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि वफाकी हुकूमत ने फारूक कत्ल केस और MQM के बानी के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद थे या दीगर शवाहिद इकट्ठे करने थे बरतानवी लॉ फर्म से, जो एग्रीमेंट किया था, उसकी अदायगी को पेपरा रूल्स के मुनाफी करार दे दिया है। वजारत खजाना और वजारत दाखिला इन अखराजात को किस तरीके से अदा करेगी, ये चपकलिश जारी है। भट्टी साहब, पेपरा रूल्स की ये मुनाफी है, इतनी बड़ी रकम, क्या इतनी ही रकम अदा की जाती है किसी लॉ फर्म के साथ अगर मुआहिदा किया जाए? तो अगर ये पेपरा रूल्स के मुनाफी हैं तो फिर कौन अदा करेगा, किस तरीके से अदा करेगा? यासिर, ये मामला पहुंचा है वफाकी कबीना के सामने और वफाकी कबीना अरकान ने इस मामले का नोटिस लेते हुए पूरी एक तफसीलात तलब की हैं। चूँकि माजरा ये है कि मुख्तलिफ केसेस जो कि बिलखसूस लंदन की कोर्ट्स में कॉन्टेस्ट किए जाते हैं, उन केसेस की पैरवी के लिए वजारत कानून के अंदर एक मखसूस विंग है, वो अपनी चॉइस से गैर मुल्की लॉ फर्म्स की खिदमात हासिल करता है, ख़ुद उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, ख़ुद उनके साथ फ़ीस तय करते हैं और कौमी ख़जाने से इनवाइस क्लियर होती है। तो ये एक बड़ा सवाल था कि अब तक जो हमारे केसेस जीतने की शरह है वो बहुत कम है, जबकि अरबों रुपये हम अदा कर चुके हैं। पहला मामला ये सामने आया कि जो कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस था, उसके साथ बानियों MQM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और तशद्दुद पर उकसाने के हवाले से केस की पैरवी करने के लिए एक बरतानवी लॉ फर्म गौरनिका इंटरनेशनल की खिदमात हासिल की गई। जब जून 2018 से लेकर पहले फेज़ के अंदर 1 साल की खिदमात की गई, फिर उसको एक्सटेंड किया गया फरवरी 2020 तक। अब तक उस लॉ फर्म की जो इनवाइस है, जो उसको फ़ीस अदा करनी है, वो 10 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। 3-3.5 करोड़ के लगभग उसको अमाउंट अदा की जा चुकी है, बाकी अमाउंट जारी होनी है, जो कि बड़ा एक तनाज़ा बना हुआ है चूँकि उस अमाउंट की अदायगी को पेपरा रूल्स के मुनाफी करार दिया गया है, चूँकि जो पेपरा रूल्स कहते थे उसको फॉलो नहीं किया गया था। इसी के साथ कबीना अरकान ने अब प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये मामला उठाया है कि हमें बताया जाए कि वजारत कानून का वो विंग जो इंटरनेशनल लॉ फर्म के साथ एग्रीमेंट्स करता है, वो कई उसने मुआहदे किए और हमने अरबों रुपए की फ़ीस अदा कर चुकी है और जो हमारे केस जीतने की शरह है वो बहुत कम है। तो एक इब्तदाई जो एक फिगर सामने आया वो 6 अरब रुपए की फ़ीस अदायगी का मामला बताया जा रहा है, लेकिन आइंदा हफ्ते तक मज़ीद इसकी तफसीलात मांगी जा रही है। ज़राए का ये दावा है कि ये रकम 20 अरब रुपए से भी ज़्यादा है। हतमी फिगर आना बाकी हैं, लेकिन इसके ऊपर अब सवालात उठ रहे हैं कि जब हम हमारी जो लॉ फर्म की खिदमात हासिल करते हैं, लंदन की लॉ फर्म्स हैं, पाकिस्तान से भी एक भारी भर वफद जाता है, उसको TAD और फीसेस अलग अदा की जाती हैं। और यहाँ पर भी जो ख्वाजा इम्तियाज़ साहब थे इस केस के अंदर, उनकी बतौर असिस्टेंट अटार्नी जनरल और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर खिदमात हासिल की गई, उनको भी भारी अदायगियाँ की गई और ये केस अभी इसका ट्रायल जारी है। मजीद इसके ऊपर न जाने कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब ये मामला ओपन हो गया वफाकी कबीना के सामने, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस केस के अंदर वजारत दाखिला ने जो कहा है कि हम इसको इसकी एक एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे के ये रकम अदायगी कर दी जाए, जबकि वजारत खजाना ने इसकी दो टोक अंदाज में मुखालफत की कि हमने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए तय किया था कि हम सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं देंगे ताकि हमारा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंटैक्ट रहे। अब कहा गया जी अच्छा चले सप्लीमेंट्री ग्रांट न दें, आप टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर के ऊपर इसकी मंजूरी दे दें, किसी ना किसी तरीके से ये रकम गौरनिका इंटरनेशनल लॉ फर्म तक पहुंच जाए। तो ये डिस्प्यूट अब तय होना है आंदा हफ्ते। और उसके साथ माजी के अंदर भी जो केसेस हम हारे, बिलखसूस कुछ केसेस के अंदर हमारी हम हारते रहे हैं और उस पर जो लागत आती रही है वो ज्यादा आती रही है, इस पर भी सवालिया निशान है। ये रकम किस तरीके से अदा की जाएगी ये कुछ दिनों बाद वाज़ेह हो पाएगा। बहुत शुक्रिया एडिटर फोरम राना अजीम साहब, राव खालिद साहब और सईद खावर साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।